हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत बताए। आज मैं आपको प्रबंध विकास में हेनरी फ्योल के योगदान के बारे में बताऊंगी। आधुनिक क्रियात्मक एवं प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांतों के जनक के रूप में जाने जाते हैं हेनरी फ्योल। और हेनरी फ्योल ने फ्रांस की एक कंपनी में बहुत लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया, ठीक है ना। और उसके बाद में अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जो है प्रबंध एवं उससे संबंधित विषयों पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें 1916 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एंड जनरल प्रमुख है। इन प्रबंध के विभिन्न पहलुओं का इन्होंने स्पष्ट किया। पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण फ्योल के विचारों का व्यापक विस्तार नहीं हो पाया। पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1929 में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसका भी यूरोपीय देशों तक ही सीमित रहा। और इसके पश्चात पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1949 में अमेरिका में प्रकाशित हुआ। उसके बाद ही प्रबंध के जो है फ्योल के जो योगदान है उसको स्वीकारा गया। फ्योल ने प्रबंध की समस्या का अध्ययन उच्च स्तरीय प्रबंध के दृष्टिकोण से किया। उन्होंने एक औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को 6 भागों में विभक्त किया। सबसे पहला है तकनीकी क्रियाएं, उत्पादन से संबंधित क्रियाएं जिसमें आती है। दूसरा है वाणिज्यिक क्रियाएं, जिसमें क्रय विक्रय विनिमय से संबंधित क्रियाएं। तीसरा वित्तीय क्रियाएं, जिसमें पूंजी की प्राप्ति उसके अधिकतम उपयोग संबंधित क्रियाएं। चौथा सुरक्षात्मक क्रियाएं, संपत्ति और माल की सुरक्षा से संबंधित क्रियाएं। पांचवा लेखांकन क्रियाएं, जिसमें स्टॉक मूल्यांकन, आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, सांख्यिकी संबंधी क्रियाएं। और छठा प्रबंधकीय क्रियाएं, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण क्रियाएं। फ्योल के अनुसार किसी भी संगठन में विभिन्न स्तरों पर क्रियाओं का निष्पादन अलग अलग होता है, जिसे उन्होंने सारणी में स्पष्ट किया है। ये बताया उन्होंने सारणी के अंदर कि अलग अलग, जैसे श्रमिक है, फोरमैन है, अधीक्षक, विवादाध्यक्ष, तकनीकी विवादाध्यक्ष, ये सारे जो होते हैं ना, इनकी कौन कौन सी क्रियाओं में कितना कितना योगदान होता है। जो आपने 6 क्रियाएं ऊपर पढ़ी थी ना, उसमें कितना योगदान होता है उसके बारे में बताया गया। फ्योल के अनुसार उपरोक्त सभी क्रियाएं किसी औद्योगिक संगठन में निष्पादित की जाती है। उन्होंने पाया कि प्रथम 5 क्रियाओं के संबंध में उचित ज्ञान विद्यमान होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सारा ध्यान प्रबंध की क्रियाओं पर केंद्रित किया। प्रबंध की क्रियाओं के संबंध में फ्योल ने जो है अपने विचारों को 3 भागों में विभक्त किया। सबसे पहला आता है प्रबंध की योग्यता एवं प्रशिक्षण। इसमें देखिए दूसरा है प्रबंध के तत्व और प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है। तीसरा पॉइंट प्रबंध के सिद्धांत आपको बता चुकी हूँ मैं, 14 सिद्धांत। अब पहला दूसरा बता रही हूँ मैं। पहला है प्रबंध की योग्यता एवं प्रशिक्षण। प्रबंध विकास के क्रम में फ्योल ने ऐसे प्रथम जो है व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंधकों की योग्यता और प्रशिक्षण को जो है महत्व दिया। उनके अनुसार एक प्रबंधक में निम्नलिखित 6 विशेषताएं होनी आवश्यक है। सबसे पहला शारीरिक, जिसमें स्वास्थ्य एवं सुशील स्वभाव, स्फूर्ति। मानसिक, जिसमें समझने और सीखने की योग्यता है ना, और सतर्कता, निर्णय लेने की क्षमता। तीसरा सदाचार, उत्तरदायित्व स्वीकार करने की क्षमता, पहल की क्षमता, निष्ठा आदि। चौथा शैक्षणिक, जिसमें कार्य विषय से संबंधित क्रियाओं का प्रतिपादन का ज्ञान। पांचवा है प्राविधिक, कार्य से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली बातों का ज्ञान। छठा है अनुभव, कार्य करने की दक्षता प्राप्त होना। ये 6 विशेषताएं एक प्रबंधक के अंदर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रबंध के तत्व। ये प्रबंध के तत्व भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। ये 5 पॉइंट हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं ना, कि नियोजन, क्योंकि नियोजन का मतलब जानते हैं प्लानिंग। इसी के आधार पर सारी रूपरेखा तैयार की जाती है, और नियोजन से ही किसी उपक्रम के कार्यों का निष्पादन जो है संभव हो सकता है, क्योंकि नियोजन प्लानिंग होने के बाद ही जो है कार्य का बंटवारा किया जाता है। किसमें? संगठन के अंदर। संगठन में अलग अलग व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा कर दिया जाता है, और कार्य बांटने के बाद उन्हें निर्देशन की व्यवस्था की जाती है ताकि वो सही ढंग से कार्य को संपादित कर सके। बाद में उनकी क्रियाओं में उनमें आपस में समन्वय की स्थापना की जाती है। उसके बाद में लास्ट आता है नियंत्रण। नियंत्रण के द्वारा ये देखा जाता है कि कार्य जो संपन्न हुआ है वो योजना के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त की जाती है। अगर कोई कमी है तो उसके लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट पूरा हो गया प्रबंध के तत्व का। और तीसरा सिद्धांत जो आपको पहले बताए जा चुके हैं, ये हेनरी फ्योल के बारे में जो बातें थी वो अब पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पीटर ड्रकर। ये भी एक विद्वान है, प्रबंधक हैं, 21वीं सदी के प्रबंधक हैं।
प्रबंध विषय में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला, सबसे ज़्यादा सम्मानित ग्रुप के रूप में अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक के मैकेंसे ने पीटर ड्रकर को प्रबंध गुरु अलंकृत किया है, यानी कि प्रबंध गुरु के नाम से पीटर ड्रकर जाने जाते हैं। ड्रकर ने प्रबंध के व्यवहार एवं विचारधारा को नई दिशा प्रदान की और उन्होंने जो है ड्रकर ने नौकरशाही प्रबंध के सदैव विरोधी रहे हैं। प्रबंध को एक सृजनात्मक क्रिया मानते हुए वो कहते थे कि प्रबंध का मुख्य कार्य सृजन एवं नव प्रवर्तन होता है। उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, शक्तियाँ या तथ्य नहीं करते हैं, ठीक है ना, व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं। ड्रकर लिखते हैं कि प्रबंध एक मूल्य मुक्त यानी वैल्यू फ्री विज्ञान नहीं है। प्रबंध संस्कृति से बंधा हुआ है, होना भी चाहिए। प्रबंध में समस्त समाज और संस्कृति को एक दिशा एवं ढांचा प्रदान करता है, ये उनकी मान्यता थी, ठीक है। पीटर ड्रकर की 1980 में लिखी पुस्तक मैनेजिंग एंड ट्यूर्बुलेंट टाइम्स में प्रबंध की वर्तमान चुनौतियों का उन्होंने वर्णन किया, प्रबंध के बढ़ते महत्व को इंगित किया। उन्होंने लिखा कि प्रबंध विभिन्न संस्थाओं का अंग है, ये एक ऐसा अंग है जो भीड़ को संगठन में बदल देता है और मानवीय प्रयासों को परिणामों में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रबंधक में ऐसी क्षमता होती है जो भीड़, एक तरह से भीड़ जो होती है ना, उसको किसमें बदल देगा, संगठन में जैसे कार्य होता है ना व्यक्ति, उसमें बदल देगा। और जो मानव प्रयास करते हैं ना, कार्य करते हैं ना, उसको किसमें बदल देगा, परिणामों में, जो हम इच्छित परिणाम है, जो लक्ष्य है, उसमें परिवर्तित कर देता है। ड्रकर के मतानुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन कौन से, उनके बारे में उन्होंने बताया है। इसमें बताया ध्येय एवं लक्ष्य, उत्पादक कार्य, श्रमिक उपलब्धि, सामाजिक प्रभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व, समय आयाम, प्रशासन और उत्तमिता, ये उन्होंने प्रबंध के प्रमुख कार्य बताए हैं। 1954 में ड्रकर द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य अनुसार प्रबंध की विचारधारा या तकनीक को महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उद्देश्य अनुसार प्रबंध वर्तमान में बदलते हुए परिवेश के कारण उत्पन्न हो रहे संगठन को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक वास्तविकताओं का वर्णन किया है और संगठन संरचना के नए सिद्धांतों को उन्होंने जन्म दिया है, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे टॉपिक प्रबंध तकनीकें, जिसमें नवीन प्रवृत्तियाँ जितनी भी उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत जीवन और संगठन के संचालन तथा अस्तित्व वातावरण में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। वर्तमान में जो बाह्य वातावरण है ना, जिसमें कौन कौन से आते हैं, भौगोलिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये क्या होता है, तीव्र गति से बदल रहा है, ठीक है ना, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, दर्शन योग्यताओं पर भी पड़ता है और संगठन के आंतरिक वातावरण पर भी पड़ता है। ये क्या है, वातावरण में क्या होता है, दो प्रकार का होता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण का मतलब संस्था के अंदर का वातावरण और बाह्य वातावरण का मतलब बाहर का मतलब वैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब बाह्य वातावरण में आता है, ठीक है ना। तो बाह्य वातावरण का भी हमारे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो बाह्य वातावरण बहुत तीव्र गति से बदल रहे हैं। जैसे आपके उदाहरण बताए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, समाज की मान्यताएं बदल रही है, राजनीतिक नेतृत्व, संविधान बदल रहे हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही पर ध्यान दिया जा रहा है और सभी वैश्विक संधि जैसे सार्क, ब्रिक्स, WTO, G20 आपने नाम सुने होंगे, तो उसमें भी व्यापार उद्योग में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है। इन परिवर्तनों का प्रभाव संगठन के लक्ष्य, उनकी प्राप्ति हेतु की जाने वाले प्रबंध के प्रयासों पर भी पड़ता है। इसका परिणाम स्वरूप जो है प्रबंध के कार्य को सफलता और सुगमता से संपन्न करने के लिए नई नई टेक्निकों को हमें अपनाना पड़ेगा। अब नई टेक्निकें कौन कौन सी प्रबंध की, उनके पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको। पहला जैसे उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध, व्यूहरचनात्मक प्रबंध, उत्पादकता प्रबंध, प्रौद्योगिकी प्रबंध, प्रबंध सूचना प्रणाली, परिवर्तन का प्रबंध, संघर्ष का प्रबंध, परिचालनात्मक प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, तंत्र दृष्टिकोण, आकस्मिकताओं का प्रबंध, ये साइविक प्रबंध, ठीक है। ये 12 तरह के प्रबंध की तकनीकें बताइए। इसमें से कुछ तकनीकें जो स्टार्टिंग में दे रखी है, उद्देश्य, अपवाद, व्यूहरचनात्मक, इसके बारे में हम आगे इसी लेसन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।